नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रवाद का उत्थान नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। भारतीय राष्ट्रवाद का उत्थान, उदारवादी एवं उग्रवादी आंदोलन। प्रत्येक देश में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना उन शक्तियों के पारस्परिक एवं सामूहिक प्रभाव का परिणाम होती है जो दीर्घकाल से उस देश में कार्यरत रहती थी। भारत ने राष्ट्रीय आंदोलन को अग्रणी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जिसके जन्म कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि उस असीमित आर्थिक राजनीतिक असंतोष की व्यापक अभिव्यक्ति थी जो ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रियावादी नीतियों के कारण भारतीयों में उत्पन्न हो रहा था। अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारतीय समाज में एक नए शिक्षित मध्यम वर्ग का विकास हो चुका था। इस मध्यम वर्ग में कुछ लोग ऐसे थे जो सरकारी नौकरी प्राप्त करने के इच्छुक थे और कुछ अपना स्वतंत्र व्यवसाय करने के इच्छुक थे। इस मध्यम वर्ग में दो प्रकार की विचारधारा के लोग थे। एक वर्ग तो ब्रिटिश सरकार का गुणगान करता रहता था तथा इंग्लैंड में प्रचलित प्रजातंत्र का उदाहरण देकर भारत में भी उसी प्रकार की सुविधाएं चाहता था। वे अंग्रेजों की प्रशासकीय नीतियों के से असंतुष्ट होते हुए भी ब्रिटिश शासन के किसी अन्य विकल्प की कल्पना नहीं कर सकता था। वे अत्यंत ही नम्र भाव से अंग्रेजों को अपनी नीतियों में परिवर्तन करने का अनुरोध करता रहता था। दूसरा वर्ग अपने व्यक्तिगत अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सरकारी कृपा को आवश्यक नहीं मानता था। वे प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं आदर्शों में आस्था रखता था। अंग्रेजों के रंग एवं जाति का भेद किए बिना भारतीयों को सरकारी सेवा में लेने का बार बार आश्वासन दिया था, किंतु व्यावहारिक रूप से ऐसे प्रबंध किए कि भारतीयों के लिए सरकारी सेवाओं के द्वार बिल्कुल बंद थे। अतः 1870 ईस्वी के बाद शिक्षित वर्ग में राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई और उन्होंने प्रशासकीय सुविधाओं तथा प्रशासन से संबंध होने हेतु मांग की। यह मांग किसी एक प्रांत, विशेष क्षेत्र, जाति अथवा गुट विशेष तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह मांग अखिल भारतीय थी। इस अखिल भारतीय राजनीति जागरण के कारण निम्नलिखित थे। भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान के कारण नंबर पहला है भारत का राजनीतिक एकीकरण। 1707 ईस्वी के बाद भारत की राजनीतिक एकता का लोप हो चुका था, किंतु अंग्रेजों ने संपूर्ण देश को एक सुदृढ़ केंद्रीय शासन के अंतर्गत लाकर भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की थी। इससे भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का अंकुरण हुआ और सने सने समान विचारों वाले व्यक्तियों में महत्वपूर्ण संबंधों की स्थापना हुई। ब्रिटिश शासनकाल में जिस राजनीतिक एकता का प्रादुर्भाव हुआ, वे उस राजनीतिक एकता से सर्वथा भिन्न थी जो प्राचीन तथा मध्यकालीन शासकों द्वारा स्थापित हुई थी। इस एकता में का महत्वपूर्ण बनाने का श्रेय पाश्चात्य शिक्षा, यातायात का विकास और संचार साधनों का विकास था। कुछ विद्वानों ने तो यह यहाँ तक कह दिया है कि कंपनी के शासनकाल के कारण ही उस नींव की स्थापना हुई जिसके कारण भारत में वैधानिक विकास और राष्ट्रीय आंदोलनों का सूत्रपात हुआ। अन्यथा यह भारत में कल्पना ही बनी रहती थी। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत विभिन्न भाषा भाषी, धार्मिक तथा सामाजिक दल एक दल में सम्मिलित हुए और उनमें राजनीतिक एकता की भावना जागृत हुई, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरा है धर्म सुधार आंदोलन। 19वीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रवाद की प्रबल धारा को उस युग के सुधार आंदोलनों ने अपूर्व बल प्रदान किया। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ ही ईसाई धर्म का प्रचार भी बड़ी तेजी से हुआ। पढ़े लिखे भारतीयों ने ईसाई धर्म के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया और वे ईसाई धर्म स्वीकार करने लगे। इस प्रक्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में भारत में विभिन्न धर्म सुधार आंदोलन हुए। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करके ईसाई धर्म की ओर आकर्षित होने की भावना को कम किया। राजा राममोहन राय का ये कार्य बंगाल में अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित रहा, किंतु स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज ने यह आंदोलन जन साधारण तक पहुंचा दिया। स्वामी जी एक महान देशभक्त थे जिन्होंने कहा था, विदेशी राज्य चाहे वे कितना ही अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। कि स्वामी जी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है। दक्षिण भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोगों को जागृत किया। भारत में इस आंदोलन को व्यापक बनाने का श्रेय श्रीमती एनी बेसेंट को है, जिसने राष्ट्रीय चेतना की प्रबल धारा को आगे बढ़ाया। स्वामी विवेकानंद
ने समस्त विश्व में हिंदू धर्म और आध्यात्मिकता की श्रेष्ठता को स्थापित किया। उन्होंने कहा कि वेदांत और आध्यात्मिकता के बल से समस्त विश्व पर सांस्कृतिक विजय प्राप्त की जा सकती है, किंतु जब तक भारत दासता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है वह इस महत्वपूर्ण भूमिका को नहीं निभा सकता। महाराष्ट्र में सरदार गोपाल हरि देशमुख तथा ज्योतिबा फुले जैसे सुधारकों ने हिंदू समाज के दलित वर्गों के उत्थान के लिए ब्रिटिश साम्राज्य को आवश्यक बताया, किंतु विष्णुकांत चिप्पलंकर तथा वासुदेव बलवंत फड़के जैसे सुधारकों ने सामाजिक बुराइयों की उपेक्षा विदेशी नियंत्रण को अधिक आपत्तिजनक बताया। इस परंपरा में इन धर्म सुधार आंदोलनों ने भारतीयों में आत्मविश्वास तथा अपनी प्राचीन गौरवमयी परंपरा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने की जिनसे देश में राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ। नंबर 3 है पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार। भारत में राष्ट्रीय चेतना के विकास में पाश्चात्य शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। लॉर्ड मैकाले ने जिस शिक्षा पद्धति को प्रचलित किया उसके पीछे का उद्देश्य ये था कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से भारतीयों के हृदय में ब्रिटिश शासन के प्रति अनुरक्ति का भाव उत्पन्न हो जाएगा, किंतु इससे भारतीयों को लाभ अधिक हुआ। अंग्रेजी साहित्य स्वतंत्र भावनाओं से परिपूर्ण था, अतः उसने भारतीयों के लिए स्वतंत्र यूरोपीय विचारों के द्वार खोल दिए। पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीय राष्ट्रीय नेतृत्व चेतना को दो तरीकों से बल पहुंचाया। प्रथम तो इसके द्वारा हमें एक संपर्क भाषा प्राप्त हुई, जिसके परिणाम स्वरूप विविध प्रदेशों के निवासियों में पारस्परिक विचार विनिमय के लिए अवसर प्राप्त हो सका। इसके पूर्व ऐसी कोई भाषा नहीं थी जिसके माध्यम से संपर्क स्थापित हो सके। दूसरा यह है कि मिल्टन, बेंथम, रूसो, वाल्थेयर आदि यूरोपीय लेखकों के स्वतंत्र विचारों से भारतीय परिचित हुए। भारतीयों में स्वतंत्रता और समानता की भावना उत्पन्न हुई। इस शिक्षा के प्रसार में विभिन्न देशों की राजनीतिक घटनाओं का ज्ञान सरलता से उपलब्ध होने लगा। इटली में हुए विदेशी सत्ता के विरुद्ध संघर्षों का वर्णन तथा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों को लेकर हुई फ्रांस की क्रांति का ज्ञान भारतीयों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हुआ। जो भारतीय इंग्लैंड गए वे वहाँ के स्वतंत्र वातावरण से अत्यधिक प्रभावित हुए और उनमें वहाँ की प्रजातांत्रिक संस्थाओं के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। जब वे पुनः भारत आए और दोनों की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया तो उनके मन में तीव्र असंतोष उत्पन्न हुआ। इस असंतोष ने राष्ट्रीय भावनाओं को बल प्रदान किया। इस प्रकार पाश्चात्य शिक्षा हमारे लिए वरदान सिद्ध हुई। नंबर 4 है प्रजातीय विभेद की नीति। विप्लव के बाद अंग्रेजों की प्रजातीय विभेद की नीति अधिक उग्र हो गई थी। यद्यपि 1858 में महारानी की घोषणा में भारतीयों को ये आश्वासन दिया गया था कि उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरियों में स्थान दिया जाएगा, किंतु ब्रिटिश प्रशासकों ने इस घोषणा पर कभी अमल नहीं किया। वस्तुतः विप्लव के बाद तो अंग्रेजों की भारतीयों के साथ पिछली सहानुभूति घृणा की भावना में बदल गई थी। प्रशासकीय क्षेत्र में भारतीयों को उचित पद से वंचित करने, उन्हें अयोग्य घोषित करने तथा उनके प्रति रंगभेद नीति पर अधिक बल दिया जाने लगा। 1869 में श्री सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण की, किंतु किसी तकनीकी भूल के कारण उन्हें नौकरी से हटा दिया गया था। इस घटना के संबंध में स्वयं श्री बनर्जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरे मामले में भारतीयों के हृदय में भारी क्षोभ उत्पन्न कर दिया है। उनमें ये विचार फैल गया कि यदि मैं भारतीय न होता तो मुझे इतनी कठिनाई उठानी नहीं पड़ती। किसी भी भारतीय जज को अंग्रेजों के मुकदमे सुनने का अधिकार नहीं था। एक ही अपराध के लिए भारतीयों व अंग्रेजों के लिए दंड विधान में भी अंतर था। अंग्रेजों के निवास स्थान भारतीयों के निवास स्थानों से बिल्कुल अलग थे। वे भारतीयों के साथ बड़ा ही अशिष्ट व्यवहार करते थे। गेरट ने लिखा है कि अंग्रेज भारत में ये भावना लेकर आने लगे कि एक यूरोपियन का जीवन कितने ही भारतीयों के जीवन के बराबर है। भारतीय केवल भय को ही समझते हैं, अतः यदि उन पर शासन करना है तो केवल बल द्वारा ही हो सकता है। अंग्रेजों का कार्य भारत में आकर अपने त्याग के फलों का स्वाद लेना है। इसी भावना को लेकर अंग्रेजों ने भारतीयों से अपने जूतों के फीते खुलवाए और अंग्रेज सिपाहियों द्वारा भारतीय नारियों का सतीत्व नष्ट करवाया। ऐसे वातावरण में अंग्रेजों के विरुद्ध ज्वालामुखी का विस्फोट होना स्वाभाविक ही था। गेरट ने लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीयता के उदय का प्रधान कारण प्रजातीय विभेद था। राजनीतिक संस्थाओं का योगदान। भारतीय राष्ट्रीय चेतना में अंग्रेजों द्वारा गठित संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
बंगाल में अंग्रेज व्यापारियों द्वारा उत्पादक और गठित संस्थाओं का सरकार पर दबाव बनता रहा। 1838 में बंगाल के जमींदारों ने एक भूमिधारकों की समिति लैंड होल्डर सोसाइटी बनाई, जिसने कर मुक्त भूमि के अपहरण का विरोध किया और कुछ अंशों तक सफलता भी प्राप्त हुई। तत्पश्चात अनेक संस्थाएं बनी जो राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने हेतु सरकार को ज्ञापन देती रहती थी। 1851 में कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, 1852 ईस्वी में बम्बई एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की तथा मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना हुई। लेकिन इन संस्थाओं ने अपने अपने प्रांतों को की राजनीतिक गतिविधियों में भाग लिया। इनमें ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन अधिक सक्रिय रही। इस संस्था ने अधिक नम्र भाषा में अपने सुझाव सरकार के समक्ष पेश किए, किंतु 1870 तक ये संस्था प्राय निष्क्रिय हो गई। 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी व आनंद मोहन बोस ने द इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की। इसी प्रकार 1861 में अवध में तथा 1866 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1870 में पूना में एक सार्वजनिक सभा का गठन किया गया, जिसका प्रत्येक सदस्य कम से कम 50 व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता था। पश्चिमी भारत में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने में इस संस्था ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1876 में महारानी विक्टोरिया द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि ग्रहण करने के अवसर पर महारानी को बधाई संदेश भेजा गया, जिसमें भारतीयों को प्रशासन से संबद्ध करने तथा उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त करने की मांग की गई। 1876 में लिप्टन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार के अवसर पर इसने भारतीय एकता के लिए प्रयत्न का सुझाव दिया। इंग्लैंड में भी भारतीय समस्याओं से परिचित कराने तथा राजनीतिक प्रचार करने हेतु लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई। नेक्स्ट है समाचार पत्रों तथा साहित्य का विकास। समाचार पत्रों एवं साहित्य के विकास ने भी राष्ट्रीय भावनाओं को प्रोत्साहित किया। भारत में सबसे पहला समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जो साप्ताहिक था। इसके बाद कलकत्ता और द इंडियन वर्ल्ड आदि प्रारंभ हुए। विप्लव से पूर्व समाचार पत्रों की संख्या कम थी, किंतु विप्लव के बाद समाचार पत्रों की संख्या, प्रसार और प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि हुई। इन समाचार पत्रों के माध्यम से राजनीतिक अधिकारों की बात जनता तक फैलाई जा सकी। इंडियन मिरर, बम्बई समाचार, अमृत बाजार पत्रिका, द हिंदू, द केसरी आदि समाचार पत्रों का प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण था। 1877 में देसी भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों की संख्या लगभग 169 थी। सरकार का दृष्टिकोण इन समाचार पत्रों के प्रति कठोर होता गया, क्योंकि वास्तव में ये समाचार पत्र सामान्य जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का काम कर रहे थे। इन समाचार पत्रों में अंग्रेजी शासन की अन्यायपूर्ण नीतियां, प्रजातीय विभेद, आर्थिक शोषण और प्रशासकीय सेवाओं से भारतीयों को वंचित रखने संबंधी विषयों पर पर्याप्त चर्चा होती थी। अंग्रेजी साम्राज्य पर अपना मत व्यक्त करते हुए देसी भाषा के समाचार पत्रों ने लिखा था कि अंग्रेजी साम्राज्य भारतीय जनता को नैतिक, आर्थिक और मानसिक पतन की ओर ले जा रहा है। लॉर्ड लिट्टन की प्रतिक्रियावादी नीति का तो इस समाचार पत्रों ने खुलकर विरोध किया। ब्रिटिश प्रशासक आलोचना कर सुनने के अभ्यस्त नहीं थे, अतः लिट्टन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर उन समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। इस एक्ट का विरोध वैज्ञानिक ढंग से किया गया। 1882 में लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को धीरे भारतीय के हृदय में राजनीतिक चेतना की भावना का विकास होने लगा। इन्हीं भावनाओं ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का सहयोग दिया। वेरी इंपॉर्टेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1885 में भारतीयों में राजनीतिक चेतना का उद्भव हो चुका था और सब कुछ राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने हेतु एक राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता अनुभव कर रहे थे। 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की। 28 से 30 सितंबर 1883 में कलकत्ता के एल्बर्ट हॉल में इस संस्था का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें उन सभी प्रश्नों पर विचार किया गया जो आगे चलकर आंदोलन की पृष्ठभूमि बन गए। 1884 में कलकत्ता में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी हुई, जहां एकत्रित होकर भारतीय नेताओं ने एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के
आंदोलन ठोस आधार पर संगठित करने पर बल दिया। तत्पश्चात विभिन्न प्रांतों में क्षेत्रीय संस्थाओं का निर्माण हुआ। 1884 में बंगाल में नेशनल लीग की स्थापना हुई। इसी वर्ष मद्रास में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई। जनवरी 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। इन समस्त संस्थाओं का कार्य क्षेत्र प्रांतों तक सीमित था, किंतु इन संस्थाओं ने कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। दिसंबर 1884 में आडियान नगर में थियोसोफिकल सोसाइटी के वार्षिक अधिवेशन के उपरांत 17 व्यक्ति जो देश के विभिन्न भागों से आए थे, दीवान बहादुर रघुनाथ राव के निवास स्थान पर एकत्रित हुए। इस बैठक में एक देशव्यापी संगठन स्थापित करने का निश्चय किया गया, जिसके फलस्वरूप इंडियन नेशनल यूनियन नामक एक संस्था की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एलन ऑक्टेवियम होम को दिया जाता है। होम एक अंग्रेज अधिकारी था। 1879 में नीति संबंधी मतभेद होने के कारण लॉर्ड लिटन ने उसकी पदोन्नति कर दी थी। इस घटना ने उसे राजनीतिक आंदोलनकारी बना दिया। मार्च 1883 में उसने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम एक खुला पत्र लिखा। उसमें उन्हें संगठित होकर भारतीय कल्याण के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी। ह्यूम एक अनुभवी और दूरदर्शी व्यक्ति था। ह्यूम जानता था कि भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध घोर असंतोष है और इस असंतोष का भयंकर विस्फोट हो सकता है। अतः वे भारतीयों की क्रांतिकारी भावनाओं को वैधानिक प्रवाह में परिणत करने के लिए अखिल भारतीय संगठन की स्थापना चाहता था। 1884 के अंत में ह्यूम बंबई गया तथा महाराष्ट्र व मद्रास के नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद मार्च 1885 में एक राष्ट्रीय संगठन की योजना तैयार की। मार्च व अप्रैल में उसे बंगाल व उत्तरी भारत का दौरा किया। मई 1885 में उसने प्रस्तावित संगठन के बारे में लॉर्ड डफरिन से चर्चा की तथा बम्बई के गवर्नर को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव किया। लॉर्ड डफरिन ने राष्ट्रीय संगठन के बारे में अपनी सहमति प्रकट करते हुए कहा था कि भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो इंग्लैंड के विरोधी दल की भांति यहाँ भी कार्य कर सके और सरकार को यह बता सके कि शासन में क्या त्रुटियां हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। बम्बई के गवर्नर को अध्यक्ष बनाने के संबंध में डफरिन ने कहा कि गवर्नर को ऐसी संस्थाओं की अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गवर्नर की उपस्थिति में लोग अपने विचार स्वतंत्रतापूर्वक प्रकट नहीं कर सकेंगे। इस विचार विमर्श के बाद मई 1885 में पहला परिपत्र जारी किया गया, जिसके द्वारा दिसंबर के अंतिम सप्ताह में देश के सभी भागों के प्रतिनिधियों की एक सभा पूना में बुलाई गई। इस परिपत्र में इस सभा के 2 उद्देश्य बताए गए। नंबर 1, राष्ट्र की प्रगति के कार्य में लगे लोगों का एक दूसरे से परिचय। नंबर 2 है इस वर्ष के लिए कौन कौन से कार्य किए जाए उनकी चर्चा और निर्णय लेना। पूना में प्लेग फैल जाने के कारण कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुआ। इसमें देश के विभिन्न भागों से आए 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस प्रकार भारत की महान राजनीतिक संस्था कांग्रेस का जन्म हुआ। कोपलैंड ने लिखा है कि कांग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन के शत्रु के रूप में नहीं अपितु मित्र के रूप में हुआ था। ये तो बाद में कटु अनुभव का फल था कि राष्ट्रीय शक्तियों ने अहिंसात्मक आंदोलन का संगठन करके ब्रिटिश शासकों को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में 28 दिसंबर 1885 को प्रारंभ हुआ। इस अधिवेशन में के अध्यक्षीय भाषण देते हुए उमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के निम्नलिखित उद्देश्य बताए। सारे भारतवर्ष में देश के हित में काम करने वाले लोगों का आपस में संपर्क बढ़ाना और उनमें मित्रता की भावना उत्पन्न करना, व्यक्तिगत मित्रता और मेलजोल के द्वारा जाति पाति के भेदभाव, वंश, धर्म और प्रांतीयता की संकीर्ण भावनाओं का नाश करना, पूरे वाद विवाद के बाद भारत में शिक्षित लोगों की सामाजिक समस्याओं के बारे में
सम्मतियां प्राप्त कर उनका प्रामाणिक संग्रह तैयार करना, उन तरीकों पर विचार कर निर्णय करना जिसके अनुसार आने वाले 12 महीनों में राजनीतिज्ञ देश हित के लिए कार्य करेंगे। कांग्रेस के इस प्रथम अधिवेशन में 9 प्रस्ताव स्वीकृत हुए जिनके द्वारा विभिन्न सुधारों की मांग की गई। प्रथम प्रस्ताव में भारतीय प्रशासन की जांच के लिए एक रॉयल कमीशन नियुक्त करने तथा दूसरे में केंद्रीय व प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में नामजद सदस्यों के स्थान पर निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई। अन्य प्रस्तावों में सैनिक खर्च में कमी, भारत और इंग्लैंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को साथ साथ कराने और आयात करों में वृद्धि करने आदि के बारे में मांग की गई। इन प्रस्तावों में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था जिस पर पहले से ही विचार विमर्श न हो रहा हो। विभिन्न प्रांतीय राजनीतिक संस्थाओं ने इन विषयों पर कई बार प्रस्ताव पास किए गए थे। अधिवेशन की समाप्ति पर ह्यूम ने महारानी विक्टोरिया की जय के नारे लगवाए। इस प्रकार कांग्रेस के जीवन का प्रारंभ इंग्लैंड के प्रति भक्तिभाव रखते हुए आरंभ हुआ, किंतु इस घटना ने भारतीय राजनीतिक चेतना को एक नवीन और निश्चित मोड़ प्रदान किया। यह राजनीतिक चेतना याचिकाओं तथा स्मरण पत्रों द्वारा कुछ राजनीतिक अधिकार मांगने की ओर मोड़ दी गई। कांग्रेस की स्थापना एक प्रबल और बढ़ती हुई शक्ति के निष्कासन के लिए एक रक्षा नली यानी सेफ्टी वाल्व के रूप में हुई थी। कांग्रेस के नेता भारत पर अंग्रेजी नियंत्रण को सौभाग्य की बात समझते थे, इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा प्रथम आवश्यकता मानते थे और भारतीयों के लिए राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति गौण मानते थे। इस प्रकार हमने भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों के विषय में अध्ययन किया और कांग्रेस की स्थापना के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।